अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर शो और मैं हूं उज़मा खान रूमी। नाजरीन, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात में मंगल के रोज़ एक रिमोट कंट्रोल बम धमाका किया गया, जिसमें जो अमन कमेटी के साबिक सरबराह हैं इदरीस खान, उन समेत 8 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और धमाके की जिम्मेदारी जो है वो करदम तहरीक तालिबान की जानिब से कबूल कर ली गई है। सवात में हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता महीने से कुछ शिद्दत पसंदों की वापसी की खबरें भी गर्दिश में हैं, अगरचे जो सूबाई हुकूमत है उसकी जानिब से इसकी तरदीद की गई है। और आपको ये भी बताते चलें कि सवात की तहसील मट्टा में कुछ नामालूम अफराद थे। उन्होंने अगस्त में एक पुलिस डीएसपी को और 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार थे उनको यरगमाल बनाया था और उनकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल की थी, जिसके बाद जो है उन्हें अगरचे बाजियाब करा लिया गया था। लेकिन इस मट्टा वाक़े के बाद कबल में और ख़ास खेला में जो अवाम है वो सड़कों पर निकल आए थे और उन्होंने शदीद एहतजाज किया था और उनकी जानिब से कहा गया था कि सवात के अवाम जो है वो कभी भी इस इलाके में दोबारा किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को कबूल नहीं करेंगे, किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। और अब जब मंगल को दोबारा ये वाकया पेश आया, अमन कमेटी के मेंबर को निशाना बनाया गया, तो एक मरतबा फिर सवात के अवाम सड़कों पर थे। और आपको ये भी बताते चलें कि अमन कमेटी के मेंबर्स पहले भी दहशतगर्दों के निशाने पर बहुत ज़्यादा रहे हैं। 2013 में भी निशाना बनाया गया था, उस वक्त के जो अमन कमेटी के सरबराह थे उनको, और जिसके नतीजे में उनके बेटे हलाक हो गए थे लेकिन वो खुद जख्मी हो गए थे। 2014 में भी अमन कमेटी के एक मेंबर को निशाना बनाया गया था। सो ये एक लगातार शिद्दत पसंदी के कुछ वाकयात हैं जो चलते आ रहे हैं। अभी तक तो जो है बज़ाहिर टीटीपी की जानिब से जंग बंदी का मुआहदा था, लेकिन इसका स्टेटस क्या है इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। दूसरी तरफ ज़िला कुर्रम का इलाका है जहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर से हमला किया गया और दोनों जानिब जो है फायरिंग का तबादला हुआ और अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के जो डिप्टी स्पोक्स पर्सन है बिलाल करीम, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो ड्यूरेंट लाइन है उसके करीब आप चेक पोस्ट नहीं बना सकते और अगर आप उसके करीब चेक पोस्ट बना रहे हैं तो उसकी ये उसूलों की खिलाफ वर्जी है। तो इस पर जो है ये मामला शिद्दत इख्तियार कर गया और फिर फायरिंग का तबादला हुआ दोनों जानिब से। इस पर ISPR की जानिब से सख्त रद्द अमल भी आया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जो सरगर्मियाँ इसकी मजम्मत भी करता है और तवक्को करता है कि अफगान हुकूमत जो है वो मुस्तकबिल में ऐसी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देगी। नाज़रीन, अफगान तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद जो पाकिस्तान है वो ये उम्मीद कर रहा था कि जो तालिबान है, अफगान तालिबान, ये TTP के मामले में पाकिस्तान का साथ देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ। बल्कि अफगान तालिबान ने TTP को एक तरह से सियासी पनाह दी और उनके जो कुछ कैदी थे जो उस वक्त कैद में थे, जो पिछली गवर्नमेंट की कैद में थे, उनको रिहा कर दिया गया और साथ ही साथ जो तालिबान टेक ओवर के बाद TTP की जो पाकिस्तान फोर्सेस हैं उनके खिलाफ जो हमले हैं उनमें भी शिद्दत देखने में आई। लेकिन बिल आखिर पाकिस्तान को जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ा और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जो पाकिस्तान और TTP है इसके दरमियान जंग बंदी का मुआहदा है, मगर इस किस्म के वाक़यात ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की तशवीश को बढ़ा दिया है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रिफतुल्लाह औरकज़ई साहब। रिफत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रिफत साहब, सवात में ये क्या चल रहा है? अगरचे जो ये अगस्त में ये वाक़या पेश आया था, मट्टा का वाक़या पेश आया था, इसमें सूबाई हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि जो यहाँ पर दहशतगर्द कुछ दूर दराज के इलाके में मौजूद हैं, मुसल्लह हैं, उनको 72 घंटे का हम वक्त दे रहे हैं, 72 घंटे के अंदर निकल जाए, नहीं तो उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? बहुत शुक्रिया। सूरत हाल तो बड़ी जो है ना, एक तो बड़ी कन्फ्यूजन है मरकज़ी सतह पे भी, सूबाई सतह पे भी, और फिर ये है कि कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि जो और ये जो हुकूमत और दोनों फरीक है, तालिबान है, वो भी बड़ा जो है ना कन्फ्यूजन फैला रहे हैं क्योंकि तालिबान भी जो है ना जब कोई हमला करते हैं तो अपनी प्रेस रिलीज में ये बात भी करते हैं कि ये हमने अपने दिफा में किया है, जो हमारी जंगबंदी है वो बरकरार है। तो उस पर बड़ा सवाल ये है कि जंगबंदी कैसे बरकरार है जब एक ही रोज में 5 हमले होते हों और उसमें 4 हमलों की आप जिम्मेदारी कबूल कर ले, TTP कबूल करती है, तो ये कैसी जंगबंदी हुई? तो ये, और दूसरी तरफ पे हुकूमत जो है वो उसमें कोई बंदा जो है ना बात नहीं कर रहा, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है ना कि कौन किससे मुज़ाकरात हुए, कौन, क्योंकि अब तो ये सब बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि वो मुज़ाकरात का जो प्रोसेस था वो तो अब खत्म हो चुका है। बीच में कुछ ऐसे
वाकयात हुए कि उसकी वजह से बड़ी जो है ना बदइतिमादी पैदा हुई। तो अब यानी दोनों तरफ यानी लोग भी मर रहे हैं, हमले भी हो रहे हैं। पहले तो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले होते थे, अब तो जो है ना वो जो यानी कबाइली ये जो लश्कर था स्वात के अंदर जो हुआ, एक तो वो वाकया हुआ, फिर उसके बाद कल भी एक बंदा जो है वो स्वात में मारा गया है, वो भी लश्कर का बंदा था। उसकी जिम्मेदारी भी जो है वो टीटीपी ने कबूल की है। तो अब तो उसमें आम लोग भी शामिल हो गए हैं, तो ये बड़ी तो कंफ्यूजन है। रफत साहब, अपेरेंटली तो सीज फायर का मुआहदा चल रहा है और साथ ही साथ जो कुछ दिन पहले अगरचे कि इसकी तरदीद आई थी, इन्होंने ऐलान किया था कि जो सीज फायर मुआहदा है वो हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी तरदीद आ गई थी। अजीब, आपकी आवाज कट रही थी, मैं सवाल नहीं समझा पूरी तरह। रफत साहब, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ दिन पहले, ये 2-3 दिन कबल की बात है, कि ये सीज फायर जो मुआहदा है इसको खत्म करने की बात की गई थी, ऐलान किया गया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद जो है इसकी तरदीद भी आ गई थी। ये वो एक तो इस तरह था ना कि एक पुरानी प्रेस रिलीज जो है वो ये व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर हो गई थी। वो असल में वो प्रेस रिलीज थी जब वो गुज़िश्ता साल नवंबर में जब टीटीपी ने वो भी उस वक्त भी जो है ना एक महीने की सीज फायर हुआ था। तो वो जब उन्होंने खत्म किया तो उसके बाद वो जो प्रेस रिलीज थी तो वो उन्होंने ऐलान किया था। तो ये वही प्रेस रिलीज थी जिसकी हमने खुद जो है ना फिर टीटीपी से मालूम भी किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो वो जो है ना लास्ट ईयर वाली है। तो अभी तो वो जो है ना मुसलसल ये कह रहे हैं कि उनकी जंगबंदी बरकरार है। तो ये अब जो है ना गैर एलानी तौर पर जंग का आगाज हो चुका है, जो हमें नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर है कि उसमें लोग मारे जा रहे हैं और जिम्मेदारी भी कबूल की जा रही है। पहले तो इस तरह नहीं होता था। फिर वो जो आपने अफगान इलाके से एक हमले की बात की जो कुरम से हुआ, वो भी जो है ना बिल्कुल उस पे यहाँ पे भी यानी ISPR की तरफ से बाकायदा बयान भी जारी हुआ और उस पे बड़ी जो है ना वो यानी सख्त उसकी मजम्मत की गई और ये कहा गया कि ये जो है ना हमारे खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। यानी इससे पहले भी पाकिस्तान और हमारी फौज जो है वो 3 मरतबा तो पहले भी ये कह चुकी है, जब ये लड़ाई हो रही थी, यानी जब हमले हो रहे थे वहां से सरहद पार से हो रहे थे यहाँ पे हो रहे थे, ये जंगबंदी से पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने ये कहा था 3 मरतबा ये जो है ना ऑन द रिकॉर्ड की ये जो अफगान सरजमीन है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो इस वक्त बिल्कुल जो है ना नजर आता है कि दोनों हुकूमतों के बीच में भी जो है ना कुछ गलतफहमियां हैं। ये वैसे जब से वहाँ पे इमारत इस्लामी की हुकूमत कायम हुई है तो उसके बाद से तो ये मतलब मुसलसल बीच में जो है ना ऐसे वाकयात कुछ आए कि जिससे लग रहा है कि कुछ गलतफहमियां हैं, कुछ बीच में जो है ना कभी यानी तंदु तेज जुमले भी इस्तेमाल होते हैं, फिर कार्रवाइयाँ भी होती है। जैसे आगाज़ हुआ जब टीटीपी के हमले शुरू हुए, यानी तकरीबन जब ये जंगबंदी नहीं हुई थी लास्ट नवंबर तक, तो उससे पहले तक तो बहुत ज्यादा हमले हो रहे थे टीटीपी के पाकिस्तान में। फिर वो उससे पहले फिर वो जब डेवरल लैंड के ऊपर एक मसला चल गया था, जब हम वो बाढ़ लगा रहे थे तो कुछ थोड़ा सा बाढ़ जो रहता था उस पे जो है ना वो अफगान तालिबान ने उसकी वो उकाड़ दिया, उसकी इजाजत नहीं दी, वो भी बंद हो गया। तो यानी बिल्कुल ये ऐसे एक माहौल में हुआ कि पाकिस्तान तो कभी भी जो है ना इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। पाकिस्तान तो ये सोच रहा था, जैसे पाकिस्तान 15 अगस्त के बाद गुज़िश्ता साल जब इमारत इस्लामी की हुकूमत कायम हुई तो पाकिस्तान तो हर जगह पे उसकी जो है ना वकालत करता आया है। इंटरनेशनल फोरम पे भी, यहाँ पाकिस्तान के अंदर OIC की कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसका सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एजेंडा वो अफगानिस्तान था, उसमें भी अरब ममालिक और बाकी क्योंकि हम उनसे बराह रास्त मुतासर होते हैं ना। वहां पर अगर सूरत हाल खराब होगी, इंसर्जेंसी होगी, तो वो वाले मामला जो है वो यहाँ पर भी खराब होंगे, उसका असर जो है वो पाकिस्तान में भी आएगा। यकीनन ना, ये हमारे दो सूबे जो है ना बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये तो बिल्कुल उसके साथ टच है, जुड़े हुए हैं। इसके अलावा तकरीबन कोई 25 लाख के लगभग जो है ना पाकिस्तान के अंदर अब भी अफगान महाजरीन है। यानी 1.5 मिलियन तो रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके अलावा भी तकरीबन 7-8 लाख जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो हम तो बिल्कुल डायरेक्ट जो है ना मुतासिर होते हैं। जब ये गुज़िश्ता साल जब ये 15 अगस्त के बाद उनकी जब हुकूमत आई तो उस वक्त से हम चिल्ला रहे थे कि अब जो है ना अगर
कोई बात नहीं लेकिन क्या आप बनती नहीं है। तो समझते कि अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए इस चीज से कि जब आप ट्रस्ट करके देख चुके हैं, लेकिन जो आपने ट्रस्ट किया था, आपका जो जिन बुनियादों पर आप ट्रस्ट कर रहे थे उसके अगेंस्ट किया गया, मतलब अफगान तालिबान से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेंगे क्योंकि टीटीपी ने पाकिस्तान में बेतहाशा कार्रवाइयां की थी, लेकिन टेक ओवर के फौरन बाद हमने देखा कि जो अफगान तालिबान है उन्होंने रिहा करने शुरू कर दिए टीटीपी के लोग, उसके अलावा जो है वो सियासी पनाह भी दे दी, यहाँ तक के हाथ पे बैत भी कर ली और ये भी कह दिया कि अफगान तालिबान जो है वो जो टीटीपी है वो अफगान तालिबान की ही एक शाख है, अगरचे पहले ही इसको गुड तालिबान और बैड तालिबान में जो है वो हमने जरा डिवाइड किया हुआ था। असल में ये एक बहुत बड़ा हसास मामला है। हसास मामला मतलब इसके दो रुख है। मतलब पाकिस्तान के जो अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात है, एक ये रुख है उसका, और एक जो है ना वो टीटीपी और जो अमारत इस्लामी है, अफगान तालिबान है, उनका ताल्लुक है। तो अब दोनों तरफ जो है ना, पाकिस्तान भी जो है ना ये इस तरह तो एफोर्ड नहीं कर सकता कि बिल्कुल जो है ना दुश्मनी मोल ले, अपना पड़ोसी है, यानी काफ़ी अरसे के बाद जो है ना कोई वहाँ पे अगर कोई ऐसी हुकूमत आई है जो पाकिस्तान समझता है कि उनका दोस्त एक दोस्त है, तो एक ये उसके मतलब एक रुख है। और दूसरी तरफ ये कि मतलब अब अमारत इस्लामी को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। वो पूरी दुनिया में अभी तक उनकी हुकूमत को किसी ने तस्लीम नहीं किया है, 1 साल हो गया है, उनको बहुत सारे चैलेंजेस है। और एक फिर अंदरूनी तौर पर उधर अफगानिस्तान के अंदर जो टीटीपी और अमारत इस्लामी का इशू है, वो फिर ये है कि ये तो दोनों इस तरह है कि ये एक दूसरे के एक्सटेंशन है। आप समझ लें कि जो टीटीपी है वो बाकायदा अफगान तालिबान और अलकायदा की बनी हुई तंजीम है, और ये खुद जो है ना ये आजकल जो टीटीपी के अमीर है मुफ्ती नूर वली मसूद, वो अपने किताब में कह चुके हैं इनकलाब महसूद में कि ये जो मतलब अफगान तालिबान और अलकायदा ने ये टीटीपी बनाई थी। तो अब ये सारे जो है ना वो एक तो इतनी भी ताल्लुक है कल्चरली, और फिर इस्लामिक, ये 3-4 चीजें हैं जो तो यानी वो ये जितनी 20 साल अफगान तालिबान ने जिस तरह मतलब मज़ाहमत की अमेरिका और जो नेटो फोर्सेस थे, तो उसमें यही टीटीपी और जो बाकी वहाँ कुछ तंजीमें हैं उन्होंने इनका साथ दिया। तो ये मतलब इनकी कामयाबी पे जो है ना इन तंजीमों का बड़ा हाथ है। तो अब वो इस तरह नहीं कर सकते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें, मतलब उनको निकाल नहीं सकते हैं अफगानिस्तान से, क्योंकि ये इनका बड़ा करीबी ताल्लुक है। तो ये एक बड़ा अब मसला है। तो अब अफगान तालिबान को भी जो है ना इसकी वो समझ नहीं आ रही है कि इस मामले को कैसे टैकल किया जाए। सिर्फ ये नहीं है टीटीपी की, वहाँ पे और भी जो कलेदन तंजीमें हैं जैसे अलकायदा है, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी है, ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट है, ये भी सारी वो तंजीमें हैं जो अफगान तालिबान के शाना बशाना जो है ना वो नेटो और अमेरिका के खिलाफ लड़े हैं। तो अब ये सारे, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बाकी जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको बाकी तंजीमों से मसाइल है। तो अब यानी वो अफगान तालिबान ने उस पे काम इस तरह शुरू कर दिया है कि जैसे टीटीपी को एंगेज किया वो मुज़ाकरात के लिए, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला, इस तरह बाकी तंजीमों के साथ भी इस तरह वो टैकल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संगीन मसला उनके लिए बना हुआ है। और एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी पैदा हो जाता है कि क्या टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करना हमारी तरफ से एक दुरुस्त फैसला है? रिफत साहब, मुझे ना एक बाजार है, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर जो है वो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और मैं ये जानना चाहूंगी कि आपसे कि जो पाकिस्तान है उसका मुज़ाकरात टीटीपी के साथ करना दुरुस्त फैसला है या नहीं। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अमन कमेटी के मेंबर को जो निशाना बनाया गया है, क्या इससे कोई एक मैसेज दिया जाना मकसूद है, क्या कोई इंडिकेशन है? इस पर बात करेंगे रिफतुल्लाह और अरज़ई साहब से। रिफतुल्लाह साहब, क्या आप समझते हैं कि ये एक मैसेज है, कोई इंडिकेशन है, और क्या अब भी इसके बाद भी मुज़ाकरात करना हमारी तरफ से ये दुरुस्त फैसला है? देखिए, ये जो तकरीबन कोई साल 1.5 साल की अगर हम अंदाज़ा लगाएं या थोड़ी सी नज़र डालें, तो टीटीपी की जो कार्रवाइयाँ थी उसमें ज़्यादातर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी जो हमारी फौजी एहलकार है, पुलिस है, उनको निशाना बनाया जाता रहा है। और ये जो अमन कमेटी के लोग थे, ये किसी ज़माने में, यानी आज से कोई 2008-9 में जब स्वात में या पूरे खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ इलाकों में जब ये अमन कमेटियाँ बनाई गई थी, तो उसको इनको बड़ा टारगेट किया जाता था। लेकिन अभी ये हाल ही में इस तरह की कोई वाकया नहीं हुआ था। तो ये एक पहला जो है ना मतलब टीटीपी की तरफ से ये किया गया है और उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की गई है। तो ये मेरे ख्याल में वो कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि वो जैसी सिविलियन
जो चीजें सिविलियन से रिलेटेड है उसको वो टारगेट नहीं करते थे, लेकिन अब ये उन्होंने टारगेट किया, तो इससे जाहिर है कि एक मैसेज तो यही है कि मतलब ने बड़ी शिद्दत दिखाई है, यानी वो ये चाहते हैं कि अब दोबारा से मुज़ाकरात जो है ना वो उसका कोई नतीजा नहीं निकला तो उसकी कोई नतीजा खेज बनाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि जो आपने बात की तो तो ये मुज़ाकरात प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से कि मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाया जाए, तो इस तरह से प्रेशराइज किया जाए इस किस्म के हमले करके। बिल्कुल, बज़ाहिर तो यही लग रहा है क्योंकि एक तरफ वो ये भी कह रही है कि हमने मतलब जो जंगबंदी है वो भी बरकरार है, तो जंगबंदी भी अगर वो ये दावा भी करते हैं कि जंगबंदी भी बरकरार है और साथ में ये बात भी हो रहे हैं, तो ये तो फिर वही बिल्कुल जो है ना प्रेशराइज करने वाली बात है। और ये अफगानिस्तान में भी जब ये मतलब अमेरिका और उसके जब मुज़ाकरात चल रहे थे तो उसमें भी इस तरह जब तातुल आता था तो अफगान तालिबान अपने हमलों में तेजी लाते थे, तो बिल्कुल ये उसी तरह का है। और मुज़ाकरात जो है मुज़ाकरात देखें हल तो मुज़ाकरात ही है और मुज़ाकरात जो है ना बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात बामानी और बामकसद होनी चाहिए। ये देखें तकरीबन जब से टीटीपी कायम हुई है तो तकरीबन 14-15 साल हो गए, 2007 में ये तंजीम कायम हुई थी, तो उसके बाद से कोई 15-16 मरतबा जो है ना इनको एंगेज किया गया है। 5 तो बिल्कुल रजिस्टर्ड मुआहदे हैं जो हो चुके हैं, जो वजीरिस्तान से लेके बाजोड़ में, स्वात में, यहाँ पे ये सारे मुआहदे हो चुके हैं। लेकिन ये मुआहदे फिर जो है ना कुछ ही अरसे के बाद वो टूट गए, फिर दोबारा से जो है ना यानी जंग शुरू हुई। तो अगर ये अभी भी जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो तब यानी पिछले अगर ये 10-15 साल में हम देखें तो मेरे ख्याल में पहली मरतबा जो हमें कुछ संजीदगी नजर आ रही थी मुज़ाकरात में वो ये जो मरहला था इसमें हमें नजर आई। क्योंकि अच्छा रिफतुल्लाह, पहले तो हम देखते थे कि कहीं ना कहीं जो यहाँ की आवाम थी वो इनको सपोर्ट करती थी कि जो ये मजहबी शिद्दत पसंदी है, अगरचे कि ये बाद में उनके खिलाफ होते गए ये, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आवाम जो है बहुत सख्त किस्म का रिएक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल नई एक डेवलपमेंट है, आप ऐसा समझ लें कि जैसे जितना तेजी से मतलब ये इसका वजीरिस्तान से आगाज़ हुआ, शुमाली वजीरिस्तान में उधर भी ये टारगेट किलिंग के वाक़यात होते थे, तो उसी के खिलाफ जो है ना लोग उठ खड़े हुए। उसमें कुछ सियासी जमातें भी थी, बिलखसूस जो है ना ये जो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, उनके लोग थे, वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा धरना हुआ। फिर बाजोड़ में जो है ना वो हमने देखा कि बाजोड़ में लोग निकल आए, उसमें भी जमीयत उलमा इस्लाम के लोग थे। लेकिन उसके बाद फिर हमने जो है ना ये तसलसल से देखा कि फिर वो उरगजई में एक बहुत बड़ा जो है ना लोग निकल आए अमन के हक में, फिर स्वात में, दीर में और कुरम में। तो ये और ये अभी जो कल परसों में जब ये स्वात के अंदर दोबारा ये वाकया हुआ जो इदरीस खान का, वो उसके खिलाफ भी लोग निकल आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो इसे मतलब इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये जो लोग उठ रहे हैं ये यकीनन जो है ना यानी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि आप शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी इसको आप कंट्रोल करें। और ये मेरे ख्याल में ये जो है ना अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो मुज़ाकरात का प्रोसेस है उसमें भी बड़ी जो है ना वो एक तातुल पहले से मौजूद है, तो कुछ एक पैगाम तो बिल्कुल जो है ना लोगों ने दिया है। और ये हमें लगता है कि ये आने वाले दिनों में भी जो है ना इस तरह अगर वाकयात होंगे तो ये हर जगह से लोग उठेंगे। तो इस पर तो मुज़ाकरात पर भी सवालात उठ जाते हैं ना कि मुज़ाकरात हो क्या रहे हैं, किन बुनियादों पर हो रहे हैं, क्या इसकी कोई डिटेल सामने आई है कि किन पॉइंट्स पर इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है, दोनों तरफ से क्या मुतालबात रखे गए हैं? वो मुतालबात तो एक तो जो पहले वो जिस पे मसला भी बना वो यही था कि जो टीटीपी का एक बड़ा यही मुतालबा था कि वो जो फाटा मर्जर है इसको रिवर्स किया जाए। और ये दूसरा उनका बड़ा मुतालबा ये था कि हम असलहा समेत आएंगे। और कुछ जैसे मालाकंड में पहले शरई निज़ाम अदल जो रेगुलेशंस थे अदालती, तो एक उसको आप जो है ना मतलब वो भी आप नाफिज करेंगे। तो ये 3 बड़े मुतालबात थे, और भी उसके साथ थे, लेकिन 3 ये बड़े मुतालबात थे। और फिर इसके मुकाबले में पाकिस्तान का ये मुतालबा था कि आप जो है ना ये जो आपकी तंजीम है आप इसको तहलील करेंगे, टीटीपी जो है इसको आप खत्म करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप असलहा समेत नहीं आएंगे। फिर इसके साथ जो है ना आपने आईनी पाकिस्तान और जो यहाँ निज़ाम है, जमहूरियत है, जिसको टीटीपी नहीं मानती है, आपने इसको तस्लीम करना होगा। पाकिस्तानी इदारों को, सब इदारों को आपने जो है ना कदर के निगाह से देखना होगा, उसको तस्लीम करना होगा। तो ये सारे मुतालबात थे।
सही। तो ये मामला तो काफ़ी मतलब उसमें यानी वो हो गई थी एडवांसमेंट, हुँ, लेकिन ये जो फाटा मर्जर वाला इश्यू था, वो चूँकि वो बहुत बड़ा टेक्निकल इश्यू है, वो एक आईनी तरमीम के तहत हुआ है, तो हुँ, उसको रिवर्स करना जो है ना, वो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान हुकूमत और रियासत के लिए मुमकिन नहीं था। सही। कम से कम ये जो मौजूदा हालात है, इसमें तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हुँ, एक सियासी कशमकश भी है ना। हुँ, पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम भी है। हुँ। पार्लियामेंट के अंदर और अगर ये और दूसरी तरफ तरमीम, मुसल्ला वापसी की इजाज़त भी नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये पार्लियामेंट के अंदर भी अगर इस तरमीम को वापस होना है, तो अभी तो पार्लियामेंट के अंदर जो है ना, उतनी वो भी नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, हुँ, उतने मेंबरान भी नहीं है, क्योंकि पीटीआई के लोग जो है ना, उन्होंने तो इस्तीफे दिए हैं। हुँ, तो इस वजह से मतलब ये यानी नए इलेक्शन तक तो ये जो उनका डिमांड है, ये हल नहीं हो सकता था। सही। लेकिन इस पे बातचीत चल रही थी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल जो है ना, जैसे इनकार किया गया। हुँ, बीच में फिर कुछ ऐसे वाक़यात हुए अफ़गानिस्तान के अंदर, जैसे पहले वहाँ पे डॉक्टर अयमन अल-ज़वाहिरी की हलाकत हुई। हुँ, फिर वो जो टीटीपी के एक फाउंडिंग मेंबर थे, उमर खालिद खुरासानी, हुँ, उसकी हलाकत हुई। तो उसके बाद जो है ना, बड़े बीच में कुछ गलतफ़हमियाँ पैदा हो गई है, कुछ मतलब मसाइल ऐसे पैदा हुए कि जो जो ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को तो जो इसके सालिस तो ज़ाहिर है कि वो हक्कानी नेटवर्क था, या जो अफ़गान तालिबान थे, हुँ, वो हुँ, इसको जो है ना फैसिलिटेट कर रहे थे। हुँ, तो वो जब डॉक्टर अयमन अल-ज़वाहिरी का मामला हुआ, तो उसका वो तो खुद उनके अंदरूनी जो है ना, उनके लिए बड़ा मसला था। तो वो ज़ाहिर है, पहले तो उन्हें उस मामले को सेटल करना था। सही। ये तो उसके लिए फिर जो है ना, इतना अहम नहीं था। तो इस वजह से ये बीच में जो है ना रह गया। इस हुँ, दौरान जो है ना, फिर वो उमर खालिद खुरासानी की जो हलाकत हुई, हुँ, तो वो इस पे मज़ीद जो है ना, एक बड़ी और हुँ, कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई। सही। तो वहाँ से जो है ना, ये फिर मामलात ख़राब हुए। हुँ। सही, ठीक। बहुत शुक्रिया रिफ़तुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन ब्रेक पर जाएँगे और ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे कुछ डॉलर की, क्योंकि डॉलर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा। बात करेंगे इस पर कि ये कब तक स्टेबल हो सकता है और क्या इसके स्टेबल होने के चांसेस भी हैं, या इसी तरह से करके आहिस्ता-आहिस्ता ये बढ़ता ₹300 से भी तजावुज़ कर जाएगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएँगे और फिर इस टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, हम बात करेंगे इंटर बैंक में जो डॉलर की कीमत है इस वक्त ₹237 तक पहुंच गई है और जो ओपन मार्केट है उसमें डॉलर इस वक्त ₹241 पर बरकरार है। आप इंटर बैंक में अगर देखें तो तकरीबन इस हफ्ते के दौरान ₹9.25 का इजाफा हुआ और इस पूरे महीने की अगर बात करें तो ₹18 का इजाफा देखने में आया। कहा यह जा रहा था कि आईएमएफ से कर्ज की मंजूरी होगी तो जो डॉलर है वो स्टेबल हो जाएगा, और लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ₹16.75 आईएमएफ से जो कर्ज है उसकी मंजूरी के बाद इतना बढ़ गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मारूफ माहिर मुआशियात डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आईएमएफ के साथ डील हुई है लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है और अब तेजी से बढ़ रहा है, तकरीबन ₹16 मजीद बढ़ गया है, ₹16-17 बढ़ गया है और डेली बेसिस पर ये बढ़ रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, वजूहात क्या है? देखें देखें एक तो मैंने जैसे अर्ज की कि नई हुकूमत भी जो है वो मैक्रो और माइक्रो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाई। हम्म, ये 11वीं दफा कंसेक्टिव जो है वो आपका डॉलर जो है 236.88 पर आया है। हम्म, अच्छा, डॉलर आपके काबू इसलिए नहीं हो रहा कि इसके रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से एक अगर आप समझने की कोशिश करें हम्म, तो वो हम आपको वो इस तरीके से पता चलेगा कि आपने रीसेंट सैलाब का एक मैटर सुना। हम्म, वो कहेंगे कि आप सैलाब की भी एक रीजन है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रहे हैं और आईएमएफ की वजह से ये गड़बड़ आई। हम्म, तो वो बाजवा साहब की कॉल की वजह से आईएमएफ भी आ गया, आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आ गया, बाकी जगह से भी आके कुल मिला के टोटल 8 अरब रुपए बनने थे। खसारा आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो मजीद ज्यादा होता जा रहा है, हम्म, और जब करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा हो जाता है तो फिर आप इसको मैनेज नहीं कर पाते। हम्म, अच्छा, अब समझ लें कि आपकी जो समझदारी की बात है, मैं मुफ्ता इस्माइल साहब की बात बताना चाहता हूँ कि जब उनसे पूछा कि जो सैलाब की जो टोटल डैमेजेस हैं वो कितने हैं, तो उन्होंने कहा 18 अरब रुपए के करीब है, सॉरी 10 अरब रुपए के करीब है। तो 10 अरब रुपए के करीब है, तो उन्हें पता चला जब इंटरनेशनल जो टीम्स हैं उन्होंने सर्वे किया तो पता चला $18 बिलियन के करीब आपका नुकसान हुआ है तमाम सिंध से लेकर सारा मामला निकाल के। यानी मोइंजो दड़ो जो है वो आपका मोइंजो दड़ो पहले ही आसार था
और वो जो सिंध है वो आसार कदीमा बन गया। इतना ज्यादा नुकसान हुआ, इतना जानी नुकसान हुआ। अच्छा, इनको ये भी एस्टिमेट करना नहीं आता कि आपका नुकसान कितना हुआ। फिर पता चला जब यूएन सेक्रेटरी जनरल ने जब आना था तो उन्होंने दोबारा असेसमेंट करवाई, तो उन्होंने बताया कि आपका लगभग नुकसान 25 अरब रुपए का है, डॉलर का। अच्छा, इस तरीके से जब यहाँ अंदाज हुआ तो फिर एनालिसिस इन्होंने करके दिया कि शायद 30 अरब रुपए का है, और कुल मिला के इन्होंने दोबारा से जो डिमांड की वो 45 यानी 45 अरब डॉलर की डिमांड इन्होंने कर दी। अब अंदाजा आप ये करें कि जिस आपके वजीर खजाना का ये हाल हो कि उसको डैमेज कंट्रोल नहीं पता, उसको डैमेज एनालिसिस नहीं पता, टोटल विजिबिलिटी कैसे है, रिहेबिलिटेशन कैसे करनी है, मामलात किस तरफ जाएंगे, तो उसको कैसे पता होगा कि एक्सपोर्ट जो है वो 24% डाउन हो गई है, रेमिटेंसेस आपके डिक्लाइन हो गए 7.8 के ऊपर, एफडीआई आपका जो है वो डिक्रीज कर गया 43.3 के ऊपर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 11.7 जो है वो पिछले तो साल डॉक्टर साहब, जो है वो कम डॉक्टर साहब क्या आपके ख्याल में जो डॉलर है वो कहीं पर जाकर स्टेबल होगा? मैक्सिमम आप क्या देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो कहां पर जाकर स्टेबल होगा? अच्छा, इसकी दो बातें होती हैं। सबसे पहली बात ये कि आईपीपीज आपके कंट्रोल में नहीं है, पावर सेक्टर कंट्रोल में नहीं है, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल में नहीं है। जब आपका पेट्रोल कंट्रोल में नहीं और आपकी पावर कंट्रोल में नहीं, तो दो चीजें जब कंट्रोल में नहीं होती तो ये स्टेबल नहीं हो सकता। और इस तरह जो आपके रिजर्व जा रहे हैं वो एक्चुअली डिफॉल्ट की साइड पर जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि इकोनॉमिक्स की छोटी मोटी एक एज लेने वाली बात होती है। कोई आदमी कहता है कि जी दिवालिया हो चुका है, और कोई कहता है कि 6 महीने बाद होगा। तो आप जो है वो डिफॉल्ट के करीब हैं, आपकी हालत बड़ी पतली हो गई है। अब इंटरनेशनल हालात को समझे कि मैं आपको ये इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं कि एक तो आपका करंट अकाउंट खसारा बहुत ज्यादा बढ़ गया, हुकूमत आपकी स्टेबिलिटी नहीं। डॉक्टर साहब ये समझाए ना कि आम आदमी को तो ये कहा जा रहा था कि आईएमएफ से जैसे ही कर्जा मिलेगा, दूसरे भी कुछ जगह हैं जहां से जो है वो हमें पैसे आने, डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल में आम आदमी तो ये समझता है कि भाई इसके अलावा इसके आने, आईएमएफ के आने के साथ जो है मामला ठीक हो जाने थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि मामला ठीक नहीं हो रहे। वो क्यों नहीं हो रहे? डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आम आदमी को तो सिर्फ ये पता होना। जी, अभी दरमियान में कटी थी लेकिन अब आ गई। अच्छा, आप ये समझें कि आपके पास जितना खसारा था आप वापस दे नहीं रहे, अभी सिर्फ ऐलानात शुरू हुए हैं आईएमएफ के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के और वर्ल्ड बैंक के। वो आपको अभी तक पहले उसमें भी आप ये याद रखें 16 करोड़ की बात हुई थी, 3 करोड़ डॉलर सिर्फ अभी तक आया है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो भी आपको महंगाई की कमी जो आप कह रहे हैं ना, अभी पैसा रिलीज ही नहीं हुआ। जब पैसा रिलीज होगा तो बात होगी। लेकिन उधर तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो अपने आप को वजीर खजाना बनाने के लिए जो 16 अक्टूबर को खत्म हो जाएंगे, वो सेनेटर बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी टर्म्स मुद्दत मुलाजमत खत्म होने जा रही है, और अगले अगस्त तक वो जो है वो खेलना चाह रहे हैं। उनको अपनी पड़ी है, कोकोमो की पड़ी है, और निजाम और चल रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब अब तो ये कहा जा रहा है ना कि डॉलर्स की कमी है, फिर जो दरामदी अदायगियां हैं उनकी वजह से डॉलर्स कम हो रहे हैं, तो ये फैक्टर्स तो पहले भी मौजूद थे ना। ये बताएं कि आईएमएफ के कर्ज के बावजूद, ठीक है आपने कहा कि पूरी अमाउंट अभी नहीं आई है, जो है पूरी अभी आने वाली है, लेकिन जैसे ही वो आना शुरू होगी तो उसके बाद हम स्टेबिलिटी का जिक्र कर रहे थे ना, लेकिन प्रैक्टिकली हमें वो स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, ना डॉलर की सूरत में, ना पेट्रोल की सूरत में, ना बिजली की कीमतों की सूरत में। जी, वो भी सुन लीजिए ना, वो आएगी। एक तो ये कि आपको जो है, मैंने जिस तरह आपको बताया, इसका एक ही इलाज है, शदीद कॉन्ट्रैक्शन, और जो पागलपन की हद तक कॉन्ट्रैक्शन होती है वो वाली, यानी 6 बजे तो आप सारा चीजें बंद करके चले जाएं, दुकानें बंद करके चले जाएं, चूल्हे आपके ना जलें, और खाने पीने को अशिया को आप जो है वो मिनिमम कर दें। वजह इसकी ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान और ईरान से डॉलर और सामान की स्मगलिंग उरूज पे चली गई है। जो इन्होंने इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई थी, उसका रिपरकशन ये आया है कि वो सारी की सारी जो है माल जो है ईरान और अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो स्मगलिंग की तरफ से आना शुरू हो गया है। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ओपन मार्केट में दबाव बढ़ गया,
इससे इंटरबैंक का जो मार्केट में डॉलर तकरीबन खत्म हो चुका है। और जो एलसीज हैं, आप एलसी पे देख लें 271 रुपए पे कोई एलसी नहीं खुल रही। तो ये अंदाजा लगा लें, एक तो इंटरनेशनल डोनर एजेंसी से एक तो पैसा टोटल रिलीज नहीं हुआ, डॉलर स्टेबल इसलिए नहीं है कि ये आप लोग पकड़े ना, उन अशराफिया को पकड़े, उन लोगों को पकड़े जो डॉलर स्मगल करके लेकर आ रहे हैं। तो डॉलर मार्केट में उन लोगों को अवेलेबल है, वो खुला है, जिसके ऊपर जिनको अवेलेबल होना है उनको तो डॉलर अवेलेबल जा रहा है। तो इस हालत को आप समझें कि बढ़ता करंट अकाउंट खसारा वो बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए मिफ्ता साहब क्यों कुछ नहीं कर रहे? एक तो पैसा आपके पास नहीं आ रहा, दूसरा करंट अकाउंट खसारा ये आ गया, तीसरी बात आप ये समझ लें कि इधर जो ऑयल आपने लेना था उसको ईरान के साथ तो आपका कोई डील हुई नहीं, रशिया के साथ आपकी कोई डील हुई नहीं, आपने ये SCO की तरफ चले गए, आप थोड़ी सैर सपाटे के लिए आप चले गए हैं। लेकिन आपने जो इंडिया की तरफ से तेल जो है, आपने देखा होगा कि इंडिया की GDP बढ़ने शुरू हो गई, उनका ऑयल एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो गया। 5,36,000 बैरल तेल जो है वो गया है, अमेरिका गया, वो वाया इंडिया रशिया उसको बेच रहा है और वो आपका आगे अमेरिका में बेच रहा है। तो आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भूल गए हैं, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को आप भूल गए, और मुल्क जो है आपका डिफॉल्ट के दहाने पे आ रहा है। आपको खुदारा इसमें ये करना पड़ेगा कि इस टाइम पे सख्त कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है। आपकी जो बिजली के बिल के हालात ये आ गए कि जिसके 17,000 रुपए बिल आ रहा है उसके ऊपर 23,000 रुपए टैक्स दे रहे हैं। तो ये और 200 रुपए यूनिट उन्होंने फ्री किए, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने 300 रुपए कर दिए। उन्होंने कहा थोड़े अरसे के लिए हमने रोका है, उन्होंने कहा नहीं, बाद में मुफ्ती साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अभी रोक नहीं रहे, हम यूनिट पे टैक्स लगाएंगे। तो आपके पास जो है वो एडवांस टैक्स लगाते जा रहे हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके पास आ कोई नहीं रही, किसी किस्म की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये है कि खान साहब आप जो हैं वो तकरीबन स्टेप बैक होना शुरू हो रहे हैं, अपनी रेफ्ट खत्म करेंगे, वो भी अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए कर रहे हैं। तो मुल्क के लिए कौन कर रहा है? मुल्क के लिए तो किसी ने कुछ नहीं किया। मुल्क उनके दौर में भी 1300 अरब रुपए की जो IPPs थे वो कुछ नहीं कर सके। लेकिन डॉक्टर साहब आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम जो है वो श्रीलंका वाली सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ अर्सा पहले आपने ये कहा था कि ये बात पाकिस्तान की मईशत के लिए कहना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हम श्रीलंका की तरह नहीं है हमारी मईशत, हमारी जो इकोनॉमी की टाइप है वो कुछ और है, हमारे मामलात कुछ और हैं। दोबारा काइंडली सवाल कीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि अभी आप कह रहे हैं कि हम श्रीलंका की मईशत जैसी खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ अर्सा पहले जब मैं आपसे प्रोग्राम कर रही थी तो आपने कहा कि हमारी जो कंडीशंस हैं, हमारी इकोनॉमी की जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं, उनकी डायमेंशंस डिफरेंट हैं। तो इसकी वजह से श्रीलंका वाली सूरत हाल हमारी यहाँ पर पैदा नहीं हो सकती। तो अगर ये कह रहे हैं कि श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो ये गलत बात है, लेकिन अभी आज आप कह रहे हैं कि श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा होने जा रही है। मैंने आपको ये कहा कि जब आप डिफॉल्ट के दहाने पे आ जाते हैं तो डिफॉल्ट कर जाना और बैंक करप्ट हो जाना वो और बात होती है। इसके अंदर मैंने आपको कहा कि अभी तक आपके पास ब्रीदिंग स्पेस तो है। ब्रीदिंग स्पेस के अंदर मतलब ये है कि डॉलर आ रहा है तो स्मगल हो रहा है, तो ये मिस मैनेजरियल इशू है जिसको मैं काफी अरसे से कह रहा हूँ। तो मैंने ये कहा कि वो इंडिकेशन 6 महीने बाद डिफॉल्ट की आ जाए या दिवालिया हो जाए तो आपने उसका वेट जरूर करना है। तो जो इंडिकेटर्स आपको मना कर रहे हैं, यानी मैक्रो और माइक्रो इंडिकेटर्स जो है वो आपको मना कर रहे हैं, तो आप उसको बैलेंस आउट कर रहे हैं। तो जो बेल आउट पैकेजेस आपको मिलने हैं उसको मैक्सिमम आपको ये करना चाहिए कि एग्रीकल्चर ग्रांट्स आपको ज्यादा करनी चाहिए, आपको IPPs जो है वो विद होर्डिंग इसकी खत्म कर देनी चाहिए, इनको तेजी से इनको निकालें और आपकी जो पावर प्रोडक्शन है उसको ज्यादा करें, आपकी डैम्स के ऊपर ज्यादा तादाद बढ़ाएं, रिजर्वायर की तादाद ज्यादा बढ़ाएं। नहीं तो अल्टीमेटली मैं कितनी देर कह सकता हूं तो अगर पावर प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो पेट्रोल ज्यादा यूज होगा, एनर्जी रिसोर्सेज ज्यादा यूज होंगे, एनर्जी रिसोर्सेज ज्यादा यूज होंगे तो जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा आएगा, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? तो वो भी बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, वो क्योंकि ऑलरेडी जो कोल है आपका वो थर से जब आप मंगवाते हैं तकरीबन 2 ट्रिलियन टन जो है वो आपका जो सारा जो आपका जो कन्वर्ट होता है जल्दी बिजली के अंदर उसके ऊपर तो सल्फर लगा हुआ है, तो वो भी वेनेजुएला से आ रहा है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि आपको वर्ल्ड बैंक को आपको सारा फिर लीज पे देना पड़ेगा जब आपकी हुकूमत मिस मैनेजरियल होगी। इसलिए तो एक हुकूमत दूसरी हुकूमत माइलेज लेती है, यानी पिछली हुकूमत PTI वो हुकूमत थी वो फेल हो गई, ये वाली हुकूमत है तो वो फेल हो गई। तो हल इसका ये है कि एक गवर्नमेंट
जो बेईमान ना हो, जो लीकेजेस ना होने दे, स्मगल ना होने दे, डॉलर प्राइस को बैलेंस होने दे, डॉलर के जो इंटर बैंक और इंट्रा बैंक है उसको जो बैलेंस होने दे, स्टेट बैंक को जो है उसको उसके रिजर्व्स को बेहतर होने दे। स्टेट बैंक के रिजर्व्स आपके 7.8 है, तो जो दिवालिया जब हो जाएगा तो आप इसको देखेंगे कि 5 के पॉइंट से नीचे चला जाएगा, तो वो उसका भी ज्यादा टाइम नहीं रह जाएगा। जिस तरीके से अगर ये जा रहे हैं और जिस तरीके से ये डिसीजंस ले रहे हैं, अब आप ये देखिए ना, जब उसने डिसीजन ही नहीं लिया और उनको ये पता ही नहीं कि 10 अरब डॉलर में और 45 अरब डॉलर में कितना बड़ा नुकसान फर्क होता है, और जिसका नुकसान वो बता रहे हैं, और उनको ऑयल के ऊपर जो है वो ट्रेड ही नहीं कर पा रहे कि कहां से किस जगह से हमने तेल लेना है, तो रशिया से डील बनाए। तो ये अभी एससीओ के अंदर जो इजलास में शंघाई कॉर्पोरेशन में गए हैं, तो वहां से तेल के ऊपर डिसीजन क्यों नहीं लेकर आ रहे? तो मेरा तो सवाल सिंपल सा ये है कि अगर मुल्क को बचाना है तो मुफ्ता साहब जो है वो फौरी तौर पे उनके साथ डील बना कर आए। आपने तेल किधर से लेना है, लॉजिस्टिक्स आपको देखना पड़ेगा। आपके इस टाइम पे रिफाइनरीज जो हैं वो इतनी कमजोर हैं कि 30 दिन आपके लॉजिस्टिक्स में लगेंगे, और 30 दिन के अंदर आप रिफाइनरी आपकी जो है वो इस काबिल नहीं है कि आपके पेट्रोल को वो प्योरीफाई करें, तो फिर स्मगल्ड ऑयल को आप गुजारा करें, वरना आपका इंपोर्ट बिल तो बढ़ता जा रहा है और मैक्सिमम आपका इंपोर्ट बढ़ता जाएगा। सही। तो एक्सपोर्ट्स के लिए इस वक्त हम क्या कर सकते हैं, जरा मुझे शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। एक्सपोर्ट्स के लिए देखें, हमें सारे की सारी इस वक्त तवज्जो है, मैक्सिमम सब्सिडीज आपको एग्रीकल्चर को देनी होगी, और जो सी पैकेज जो आपने खोले हैं उसको मैक्सिमम आपको एफडीआई बढ़ानी पड़ेगी। चाइना के साथ रिलैक्सेशन दीजिए, चाइना को फौरी तौर पे आप जो है ना वो आपने सख्त तरमीम जो पिछले दौर में की थी उनको ओपन कीजिए और उनकी इंडस्ट्री को आने दीजिए, और आईटी के ऊपर टैक्स को फौरी वेव कर दें, वो फ्रीलांसर्स की तरफ से जो बढ़ा रहे थे वो बढ़ने दें। ये 3 चीजें आप फौरी तौर पे कर लें, और पावर सेक्टर के ऊपर मैक्सिमम जितने डैम्स बनते हैं डैम बनाकर आपका पावर सेक्टर को चलाएं, ताकि इससे इंडस्ट्री फौरी तौर पे किसी न किसी वर्किंग कंडीशन में आए। वो आपके पास मर्ग के एक टेक्सटाइल है, इसके अलावा तो आपने इंडस्ट्री लगाई कोई नहीं। सियालकोट के अंदर चंद फैक्ट्री हैं और उसको इनहेंस करने के लिए, लेकिन जो स्मॉल एंड मीडियम इसके जो 9 इकोनॉमिक जोन्स के अंदर जो सेग्रीगेशन की गई है उनके अंदर प्लास्टिक है, उसके अंदर पेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारी और चीजें हैं, उनको आप जितना ज्यादा डेवलप करवाएंगे उससे ज्यादा होगा। तो एफडीआई आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि चाइना की मैक्सिमम कंपनियों को इजी टैरिफ्स के साथ और उनके साथ अच्छे आसान प्रोग्राम्स बनाकर उनकी इंडस्ट्री को आसान प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च करें, और ज्यादा सेक्टर्स हैं जो हमारी पाकिस्तानी मईशत को जो है वो एक दफा घुमा सकते हैं, एक दफा पहिए में ला सकते हैं, उस मईशत का जो पहिया है उसको बेहतर बना सकते हैं, उस पर काम करें। और मुझे दीजिए इजाजत, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।